तो आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा क्या है। तो हम लोग देखे थे कि विभिन्न लोगों के अनुसार विभिन्न मत साहित्य की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, साहित्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालो। तो साहित्य का उद्देश्य क्या है, तो इसमें भी विभिन्न आचार्यों द्वारा, विभिन्न लेखकों द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा साहित्य का उद्देश्य जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन, हर मनुष्य का जीवन का एक उद्देश्य होता है। जहाँ तक हम सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कि जब तक बच्चा छोटा रहता है, नासमझ रहता है, जब तक उसको अपने विषय में भी समझदारी नहीं होती, जब तक उसके माता पिता ही उसका सारा कार्य करते हैं या देखभाल करते हैं, जो भी है, खाना खिलाना, भूख लगी है तो खाना खिलाना है, या कहीं हाथ पैर गंदे करके आ गए तो उसे साफ करना है, नहलाना है, धुलाना है, सब कुछ माता पिता करते हैं। लेकिन तो उस समय उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती। लेकिन जब जैसे जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, जैसे अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो तुम लोग को अपनी समझदारी आ गई है। किसी किसी को घर का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है इस एज में ही, तो वो समझदार हो जाते हैं। और उस कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई जीवन नहीं होता। अब तुम लोग हो कि अब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने का भी तो कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर के ही तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि किसी हमें भी एक अच्छे जगह पर पोस्ट होना है, हमें अच्छे जगह पर जाना है, अच्छी नौकरी करना है, अच्छे नंबर से पास होना है। हर किसी का उद्देश्य होता है। जैसे किसी को टीचर बनना है, किसी को लेक्चरर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैकेनिकल बनना है। तो हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से साहित्य भी है, साहित्य का भी उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी लेखक, साहित्यकार, जो लेखक या कवि जो भी होता है, वो किसी भी रचना को रचित नहीं करता, लिखता नहीं है। उसका भी कोई एक उद्देश्य होता है। जैसे जहाँ तक हम देखते हैं, हम लोगों को समझ में आती है कि साहित्य वो चीज़ है जिससे कि हमें उस समाज के गुण दोषों का या समाज के रहन सहन का हमें पता चलता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि हमें पुराने लोगों की जानकारी कैसे, हमारे जो पूर्वज थे, जब आदिम जाति का ही, जैसे जब इस पृथ्वी पर लोगों का जीवन निर्वाह होने लगा, तो कैसे आदिम जाति के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम लोग तो अभी आधुनिक काल में हैं। अब प्राचीन काल में, जैसे अब कहते हैं हम लोग ना कि राम जी का युग आया था, कृष्ण जी का युग आया था, तो उन लोगों के युग में उन लोगों का जीवन किस तरह का व्यतीत होता था, वो लोग किस तरह से, उस समय के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, या किस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे, किस तरह का उनका खान पान था, किस तरह का उनका रहन सहन था, वो सब चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा। जब कोई भी लेखक उस समय उसका आकलन करता है, या उसको एक जगह इकट्ठा करता है, रचित करता है, तब जा कर के उसको ये पता चलता है कि हाँ, दूसरा जब हम पढ़ेंगे उसको, तब हमें पता चलता है कि वो उस समय लोग ऐसे रहते थे, ऐसे खाते पीते थे, ये काम करते थे। तो हर किसी का एक उद्देश्य होता है रचना का। रचना जैसे अब आज हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद की रचना को ही ले लो कि प्रेमचंद जो अपने जीवन के समय, अपने काल के समय में जो समाज में होने वाली जो बुराइयों को उन्होंने अपने उपन्यास के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा समाज के सामने प्रदर्शित किया। वो समाज के सामने उन्होंने रखा कि बहुत सारी बुराइयां थी। तो उससे क्या होता है, जो जैसे बाल विवाह थी, छुआछूत की भावनाएं थी, माने बहुत तरह की जो बुराइयां थी,
उनको अपने उपन्यास में, अपने नाटकों के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसे लेखनीबद्ध किया। तो उसके बाद क्या होता है कि समाज में जब लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, तब लोगों के मन में ये भाव आता है कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको हम किस प्रकार से दूर करें। तो बहुत लोग इसके लिए अग्रसर भी हुए। तुम लोग भी के कहानी में भी पढ़े होगे, जैसे भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इन सब लेखकों की कथाएं भी तुम लोग को पढ़ा गया है कि किस तरह से उन लोग अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा लोगों से इन भावनाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। जीवन में एक लोगों में जो भेदभाव है वो चीज़ दूर हो जाए, लोगों में बड़े छोटे का भेद, ऊंच नीच का भेदभाव है वो चीज़ दूर हो जाए, इन सभी को, जो बुराइयों को। तो यही कहा जाता है कि बिना उद्देश्य के कोई भी साहित्यकार अपनी रचना का निर्माण नहीं करता। रचना या जो भी कृति है, काव्य के द्वारा हो या फिर गद्य लेखन के द्वारा हो, नाटक के द्वारा हो, कोई भी हो, एकांकी के द्वारा हो, तो कोई भी रचना का निर्माण बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर रचना का उद्देश्य होता है कि, और एक साथ साथ इसका यह भी उद्देश्य होता है कि लोगों को उससे रस मिले, आनंद मिले पढ़ करके। अब ऐसा भी कोई नीरस चीज़ रहता है जिससे कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो उस तरह का भी नहीं। उसको रस, उसमें पढ़ने के पश्चात थोड़ा सा भी पढ़े तो आदमी को इंटरेस्ट आए, उसमें रस मिले पढ़ने का, तभी उसको आनंद भी लगता है, पढ़ाई भी होती है और पढ़ने की इच्छा भी होती है, और उसको पढ़ करके हमारे अंदर जागृति भी आती है। तो इस तरह से साहित्य का मुख्य प्रयोजन होता है कि लोगों को उत्साह बढ़ना। अब बहुत सारे चीज़ तुम लोग देखते हो, जैसे मैथिली शरण गुप्त है, दिनकर है, बहुत सारे कवि जो ऐसे कवि हुए जो इस तरह की काव्य रचना किए जिससे कि लोगों में अपने देश के प्रति भी प्रेम भावना उत्पन्न हुई और प्रेम जागृत हुई। देश के प्रति भी वो मर मिटने को तैयार होते हैं लोग। युवाओं को वो काफ़ी प्रभावित किए अपने कविताओं के माध्यम से, और जो देश हमारा काफ़ी समय से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन सभी को भी दूर करने का प्रयास किए कि किस तरह से सभी लोग उनकी कविताओं को पढ़ करके, और जो भी उनका जो उद्देश्य था, मोटो था, कहते हैं ना कि तुम लोग कहते हो मोटो, तो उद्देश्य कहा जाता है कि किसी भी रचना का उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उनकी रचना का उद्देश्य क्या था कि लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम भावना, लोगों के मन में प्रेम भावना उत्पन्न करना, और वो इतने वीरता भरी कविताओं का निर्माण किए जिससे कि लोगों में अपने आप, जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो सुन करके उनके मन में अपने देश के प्रति प्यार भावना हुआ और वो अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार हो गए। तो लोग यहाँ पर लोगों को जागृति भी, अपने उनकी जो सोई हुई प्रवृत्ति है उनको भी जागृत करने का एक साहित्य के माध्यम से एक उपलब्धि है, एक तरीका होता है कि लोग उसको माने। जब तक हम उन साहित्यों को पढ़ेंगे, उनमें रस नहीं मिलेगा या फिर हम उसकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो जागृति नहीं आएगी। तो हमें उसके लिए ऐसे ही उद्देश्य, ये कहा जाता है कि ऐसे ही कविताओं का भी निर्माण करना, ऐसे ही साहित्यों की भी रचना करनी है जिससे कि लोगों में एक जागृति उत्पन्न हो। अपने अंदर की हीन भावना को त्याग करके, अपने अंदर की हीन भावना को त्याग करके, और लोगों को अपने जो अंदर एक छिपी हुई शक्ति है, आलस्य को भी दूर करना है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि जवाहरलाल नेहरू का लेख भी बताया थे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो उसमें क्या है, उसमें भी वही लिखा गया है कि हम भारतीयों के अंदर आलसपन इतना है कि हर लोगों को पुश करने की ज़रूरत है।
एक जैसे कहते हैं रेलगाड़ी के अनेक डब्बे होते हैं और एक इंजन होता है, वो अनेक डब्बों को खींचता है। उसी तरह से एक लोगों की क्या बोलेंगे उसको, कि लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है, एक ऐसे लोग की आवश्यकता होती है जो सभी लोगों को प्रेरित करके उसे अपने अंदर उसकी शक्ति को जगाए। तो ये काम होता है साहित्यकार लोगों का। तो साहित्य का उद्देश्य बहुत ही बड़ा विस्तार होता है। साहित्य का उद्देश्य कोई छोटा मोटा नहीं होता है, हर किसी के अंदर और जागृति उत्पन्न करना। अब इसमें भी है, कहते हैं कि संस्कृत विद्वानों के अनुसार इसमें भी है कि उनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। साहित्य का उद्देश्य जो है, विद्वानों की जो मान्यता है, उसे भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत विद्वानों के अनुसार, दूसरा है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, और तीसरा है हिंदी विद्वानों के अनुसार। अब संस्कृत विद्वानों के अनुसार क्या है? उनका उद्देश्य है दुख, श्रम और शोक से मुक्ति दिलाना। ये इन लोगों का आचार्य भरत के अनुसार कहा गया है कि उनके अंदर जो दुख है, मनुष्य के अंदर दुख है, शोक है, और जो उनकी श्रम है, शक्ति है, उनको उनसे मुक्ति दिलाना। आचार्य भामा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला में विलक्षणता, कीर्ति तथा आनंद की प्राप्ति ही साहित्य का उद्देश्य है। तीसरा आचार्य दंडी के अनुसार ज्ञान और यश की प्राप्ति ही काव्य का उद्देश्य है। अर्थात काव्य साहित्य भी होता है, हम पहले भी बताए कि साहित्य गद्य भी होता है और काव्य भी होता है, उसे दोनों को साहित्य कहा जाता है। राजशेखर के अनुसार कवि की दृष्टि से साहित्य का प्रयोजन अक्षय कीर्ति है, अर्थात उसे अपने समाज में अपना कीर्ति स्थापित करना है लोग के द्वारा सामने। आचार्य मम्मट के अनुसार यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, अमंगल, नाश, आनंद और कांता समेत उपदेश देना साहित्य का प्रयोजन है। अब आता है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। साहित्य के उद्देश्यों के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। ये देखो क्या है। पहला विचारधारा है कि कुछ विद्वान साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल मानते हैं, मतलब उनका उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण करना। ये विद्वान क्या कहते हैं कि कला, साहित्य को कला भी कहा जाता है, कला के लिए नहीं, सिर्फ कला के लिए ही नहीं है, वो कला जीवन के लिए मानते हैं। दूसरा विचारधारा में है कि कुछ विद्वान आनंद को ही साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। वे विद्वान साहित्य को जीवन में मात्र आनंद के लिए मानते हैं, अर्थात है कि जीवन में हमें पढ़ करके सिर्फ आनंद महसूस हो, ऐसा। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है। अब तीसरी विचारधारा है कि नीति और आनंद को ही साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। कुछ विद्वान जो है वो नीति और, मतलब नीति कहते हैं नियम को, और आनंद को ही साहित्य का उद्देश्य माना गया है। चौथी विचारधारा है कि जीवन से, किसी भी प्रकार के जीवन से स्वीकार करने कला के लिए सिद्धांत के पक्षपाती हैं, अर्थात जो साहित्य है वो सिर्फ जीवन के लिए ही पक्षपात करता है। अब हिंदी विद्वानों के अनुसार, तो हिंदी विद्वानों के अनुसार देखो, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार, तो स्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? उनके अनुसार है कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वैभव वही अच्छा है जो गंगा के समान सबका हित साधक है। कहते हैं कि ये साहित्य की जो विशेषता है, साहित्य का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ ऐश्वर्य वैभव अर्थात ऐश्वर्य दिलाना, कीर्ति दिलाना है। जो कोई कविता का, अच्छी कविता का निर्माण करता है तो उन कविताओं को पढ़ करके सारा समाज जो वाह 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 की बात कहता है, वाह वाह बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है।
तो सिर्फ उसके कीर्ति बढ़ती है। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, अर्थात कवि का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, उनका उचित उपदेश का भी होना चाहिए कि लोगों के सामने एक अच्छा उपदेश दें। क्योंकि लोगों की जो निम्न विचारधारा है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी भी विचारधारा उन्नत हो सके, वो भी अपने मार्ग में अच्छे मार्ग का अनुसरण कर पाएँ और अपने जीवन को जो आलसपन में डुबोए हुए हैं या फिर जो श्रम करना नहीं चाहते हैं, तो बहुत सारे कविताओं को हम पढ़ते हैं तो देखो कि कहते हैं ना, आलस से छोड़ो और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलो, बहुत सारा बात आता है। तो इस तरह से कवि का उद्देश्य सिर्फ विचारों अपने मनोरंजन करना ही नहीं है, कविता के माध्यम से या गद्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को अच्छी उपदेश भी देना है। तो हम पहले भी बताए कि लोग का उद्देश्य होता है पढ़ करके जो बहुत सारी कविताएं ऐसी होती है जिससे कि देश प्रेम की भी भावना उत्पन्न होती है, देश में बुराई जो फैली हुई है, समाज में बुराइयां जो फैली हुई हैं उसको दूर करने का जो प्रयोजन होता है, ये सब हमें साहित्य से ही मिलता है, साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें अपने जीवन को भी किस तरह से आगे बढ़ाना है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा है। शिक्षा भी है कि कहते हैं कि साहित्य एक शिक्षा, हमें शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान करता है। तो पहले ही जैसे लिखा गया कि ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है, पहले ही बताया कि ज्ञान, उसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जैसे जैसे हम उसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें बहुत सारी चीज़ों से की जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से हम अवगत होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार फिर हम अपने जीवन को और आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि साहित्य का उद्देश्य जो है वो लोकहित और आनंद अनुभूति है। सच्ची कला वही है जो आनंद के साथ साथ जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो उसको जीवन से जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तब तक उस साहित्य का कोई मतलब ही नहीं निकलता। साहित्य कितना भी बड़ा आदमी लिख ले, लेकिन जब तक उससे कोई जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है तब तक उसका कोई भी उद्देश्य सही नहीं होता, उसको कितना भी लिख दिया जाए। इसलिए कहते हैं कि साहित्य अपने बहुमुखी उद्देश्यों से जीवन को सरस, मधुर और आनंदमय बनाता है और जीवन के कल्याण के लिए यह अभी बहुत ही आवश्यक है। साहित्य का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन को प्रखर से प्रखरतम, ऊंचाई से ऊंचाइयों, अधिक ऊंचाई पर तक भी ले जाना है। क्योंकि जीवन के उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना, जन्म लेना, खाना पीना सोना और मर जाना ही नहीं होता। जीवन का उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्ति। एक लक्ष्य है, एक हर मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम देखें बहुत विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के अनुसार विभिन्न मत है, अलग अलग मतों के अनुसार सभी लोग अपने अपने जीवन का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य बताए हैं। तो सभी के दो दो चार चार उद्देश्य सभी तरह का तुम लोगों को लिखना होगा। तो आज ये हम लोग पढ़ लिए जीवन का, साहित्य का जीवन का, साहित्य में का जीवन में क्या उद्देश्य है। अब अगले दिन अगला क्लास करेंगे।